आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ टेलीफोन गुफ्तगू में कहा कि ईरान अपनी सरहदी सलामत और कौमी हिफाजत का दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर जारी हमले गैरकानूनी हैं और इनमें शहरी मकामात को भी निशाना बनाया जा रहा है। पेजेश्कियान ने खासतौर पर खड़क आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड पर भी होने वाले हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ खलीजी ममालिक की जमीन से ये हमले किए गए जो कि बैनुल अक़वामी कानून और हमसाया मुल्कों के असूलों के खिलाफ है। उनका ये भी कहना है कि ईरान ने कभी भी तनाव या जंग नहीं चाही, लेकिन अगर हमला हुआ तो मुल्क की सलामत और सरहदी हिफाजत के लिए पुरअज़्म और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन गुफ्तगू में खित्ते में बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि जंग का जल्द खात्मा और तनाव में कमी बहुत जरूरी है। उनने खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हालात और इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी टकराव का भी फिक्र का इजहार किया। मैक्रोन ने जोर दिया कि खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए जंग को रोकना और सियासी हल तलाश करना जरूरी है। ईरान के पुलिस चीफ अहमद रिजा रदान ने इतवार को कहा कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद मुल्क भर में जासूसी के इल्जाम में तकरीबन 500 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना है कि इन लोगों पर दुश्मन और मुखालिफ मीडिया के मालूमात फराहम करने का शुबा भी है। रदान के मुताबिक इनमें से 250 अफराद ने लंदन से चलने वाले टीवी चैनल ईरान इंटरनेशनल को निशाना बनाने वाली जगहों के बारे में मालूमात दी। हुकूमत का यह भी कहना है कि कुछ मुलजिम मुसल्लह गिरोहों से भी राब्ता रखते थे और अवाम में अफरा तफरी भी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। ये गिरफ्तारियां उस वक्त सामने आई हैं जबकि 28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर जारी हमलों के बाद तनाव बढ़ गया और ईरान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल फौज की तर्जुमान एना युकोलोवा ने रूस की सख्त धमकी देते हुए कहा है और खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर रूस हुकूमत जंग के मामले में इसराइल के खिलाफ मौके इख्तियार करती है तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि युकोलोवा ने कहा कि इसराइल रूस में मौजूद वेब कैमरास पर नजर रख सकता है और जिस शख्स को चाहे आसानी से निशाना बना सकता है, हत्ता कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी हों। लेबनान की मुकावमती तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया कि उसने इतवार को इसराइल के खिलाफ कई हमले किए। तंजीम के मुताबिक उसके मुजाहिदीन ने पालमचिम एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है जो कि तल अवीव के करीब है और जहां इसराइली फौज को नुकसान पहुंचने का दावा भी किया गया। इसके अलावा ड्रोन हमलों के जरिए सरहदी इलाके अल ओदेसा के करीब भी इसराइली फौज की गाड़ियां और सिपाहियों के इज्तिमा को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि मलौत में भी इसराइली दिफाई निजाम और रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के हथियार बनाने वाले मरकज पर हमला किया गया, जबकि नहारिया में फौजी मकामात पर रॉकेट बरसाए गए हैं। तंजीम का यह भी कहना है कि ये जवाबी कार्रवाइयां इसराइल की तरफ से लेबनान पर बढ़ते हमलों के बाद की गई। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से तेहरान में फ्यूल डिपो पर इसराइली हमलों को एनवायरनमेंट की तबाही करार देते हुए कहा गया कि ये बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि इन हमलों से जमीन और जमीनी पानी मुतासिर हो रहा है जिसका असर नस्लों तक रह सकता है और शहरियों की सेहत को भी खतरा हो सकता है। अरागची ने कहा कि इसराइल को इन्हीं जंगी जुर्म पर सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ से इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि उसने पीर की सुबह ही तेहरान में ईरानी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हुए कई बड़े हमले किए। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी की जानिब से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि ये इराक की कौमी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने तनबीह की है कि खत्ते में बढ़ती जंग और तनाव से अफरा तफरी, इंतहा पसंदी और रसाद के निज़ाम पर भी मनफी असरात पैदा हो सकते हैं। इराकी मीडिया के मुताबिक हशद अल शाबी की तनसीबात पर इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाई में हमले किए गए, जबकि इराकी मुकावमती गिरोह भी 28 फरवरी से ईरान पर जारी हमलों के बाद इलाके में अमेरिकन आसाजात को भी निशाना बना रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के जदीद मिसाइल के इस्तेमाल के बाद ही मकबूजा इलाकों में तबाही और जख्मियों की तादाद में वाज़ेह इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग के बाद ईरानी मिसाइली हमलों से होने वाले नुकसान पर अब तक 11,000 से ज़ायद मुआवजा दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें से अक्सर इमारतों को नुकसान का जिक्र है। खासतौर पर तेल अवीव में इसराइली हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन 3,195 अफराद जख्मी हुए, जबकि हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर होटलों और पनाहगाहों में रहना पड़ा। अस्कारी माहिरीन का यह भी कहना है कि ईरान के नए मिसाइल जैसे कि सेजिल, खुरम शहर और खैबर के मुकाबले में ज्यादातर पनाहगाहें महफूज नहीं हैं, जबकि ताज़ा हमलों के दौरान तेल अवीव और 140 से ज़ायद मकामात पर खतरे के अलार्म बजते रहे।
چین کی جانب سے اسٹریٹ آف ہارمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان تمام طرفوں سے فوجی کارروائی کو فوراً روکنے کی اپیل کی گئی۔ چائنیز فارن منسٹری کے ترجمان لن جیان کی جانب سے کہا گیا کہ اس اہم سمندری راستے میں تناؤ سے تجارت اور دنیا بھر میں انرجی کی رسائی متاثر ہو رہی ہے اور علاقائی امن کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ دورہ بیجنگ کے حوالے سے بھی بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی ایئر فورس نے تہران کے مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رات کے وقت حملہ کر کے وہ طیارہ تباہ کر دیا جو کہ ایران کے رہنما آیت اللہ علی خامنئی اور دوسرے اعلیٰ حکمران سفر کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ حملہ ایک وسیع ہوائی مہم کا حصہ رہا جس میں کہ مغربی اور مرکزی ایران کے 200 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ فوج نے کہا کہ جدید اسٹیلتھ جنگی طیارے لاکہیڈ مارٹن F-35I اڈیر کی مدد سے حساس فوجی بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا گیا جس سے کہ ایران کی فوجی صلاحیت کو نقصان پہنچنے کا دعویٰ بھی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست کے باوجود یونائیٹڈ کنگڈم، جاپان اور آسٹریلیا نے اسٹریٹ آف ہارمز میں جنگی جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ برٹین کے وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا کہ لندن کسی بھی بڑی علاقائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، جبکہ جاپان نے اپنے قانونی پابندیوں کا حوالہ دیا اور آسٹریلیا نے بھی فوجی شرکت سے گریز کر لیا۔ اس صورتحال کے بعد امریکہ کی کوششوں کو جھٹکا لگا اور اسٹریٹ آف ہارمز میں سمندری راستے کھولنے کی مہم میں واشنگٹن زیادہ تر تنہا نظر آیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کی جانب سے کہا گیا کہ ایران نے نہ جنگ بندی کی درخواست کی اور نہ ہی کسی قسم کی مذاکرات کی گزارش کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی غیر قانونی جنگ بند نہیں کرتا، ایران اپنی فوجی کارروائی جاری رکھے گا۔ اراغچی کے مطابق ایران صرف امریکن فوجی اثاثہ جات کو ہی نشانہ بنا رہا ہے اور تہران کو اب واشنگٹن کے ساتھ بات چیت کا کوئی بھی سبب نظر نہیں آتا۔ ممبر پارلیمنٹ راگھو چڈھا کی جانب سے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں بینک اکاؤنٹس میں منیمم بیلنس نہ رکھنے پر لگنے والے پینلٹی چارجز ختم کرنے کی تجویز کی گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عام لوگوں کو صرف اس لیے جرمانہ دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ منیمم بیلنس مینٹین نہیں کر پاتے، جو کہ غریب اور مڈل کلاس پر ناانصافی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس نظام کو ختم کر کے بینک سسٹم کو زیادہ انسانی اور انصاف پر مبنی بنایا جائے۔ عام آدمی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ راگھو چڈھا نے پارلیمنٹ میں یہ بھی تجویز کی کہ شادی شدہ جوڑوں کو انکم ٹیکس ریٹرن جوائنٹلی فائل کرنے کا آپشن دیا جائے تاکہ جہاں دونوں کی آمدنی برابر نہیں ہوتی وہاں انہیں زیادہ ٹیکس کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس اصلاح سے ٹیکس سسٹم زیادہ منصفانہ بنے گا اور عام گھرانوں کو بھی راحت ملے گی۔ ممبر پارلیمنٹ منوج کمار جھا کی جانب سے 5 ریاستوں کے اسمبلی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا کی غیر جانبداری پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تاریخوں کا اعلان اصل مسئلہ نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کی نیوٹرل امیج زیادہ اہم ہے اور کمیشن کو اعلان کرنے سے پہلے کچھ وقت انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس کے درمیان ہی گیانیش کمار نے اسمبلی الیکشنز ان کو فیسٹیول آف پرائڈ قرار دیتے ہوئے خاص طور پر نئے ووٹر سے پرجوش شرکت کی اپیل کی۔ لے اور کرگل میں اسٹیٹ ہوڈ اور چھٹے اسکیڈول کے مطالبے پر ہزاروں افراد نے زوردار احتجاجی ریلی نکالی۔ یہ احتجاج لے اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی کال پر کیا گیا جہاں پر مختلف مذہب اور سماجی رہنما بھی شامل ہوئے۔ وہیں کرگل میں مکمل ہڑتال دیکھنے کو ملی جبکہ صورتحال کو پرامن رکھنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے اور مکیش سنگھ نے لے میں حالت کی سیدھی نگرانی کی۔ پارلیمنٹ میں منوج جھا کی جانب سے حالیہ ہوائی حادثوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ کچھ واقعات جیسے کہ احمد آباد سے لندن جانے والی پرواز کا حادثہ اور ہیلی کاپٹر کریشز خاص طور پر مہاراشٹر کے ڈپٹی سی ایم اجیت پوار کی موت کا واقعہ، ان جیسے واقعات ملک کے لیے گہرا صدمہ ثابت ہوئے ہیں اور ان کے گرد کئی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے پوچھا کہ کیا سول ایویشن منسٹری ایسے مضبوط نظام بنانے پر کام کر رہی ہے جہاں پر تحقیقات زیادہ واضح اور شفاف ہو۔ اس پر جواب دیتے ہوئے یونین سول ایویشن منسٹر رام موہن نائیڈو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام تحقیقات ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کے ذریعے ہو رہی ہے جو کہ بین الاقوامی اصولوں اور انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ادارے کو مضبوط بنا رہی ہے اور اب بلیک باکس ڈیٹا ڈیکوڈ کرنے کے لیے ملک کے اندر ہی لیب بھی قائم کر دی گئی ہے تاکہ تحقیقات زیادہ مستحکم اور خود مختار بن سکے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے پیر کو اندرا گاندھی میموریل ٹولپ گارڈن کا افتتاح کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے کشمیر کی سیاحت کو بڑا فروغ ملے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ ٹولپ بلبس کو ہی مقامی پیداوار اس کی بڑھائی جائے تاکہ نیدرلینڈ سے مہنگی درآمد کم ہو اور زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دی کہ مقامی پروپیگیشن پر کام تیز کیا جائے۔ گارڈن میں اس سال تقریباً 17 لاکھ ٹولپ پھول اور 68 مختلف قسمیں لگائی گئی ہیں اور امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں ملک اور دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سیاح سری نگر کا رخ کریں گے۔
जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में हुए हमले के बाद से अपनी हिफाजत बढ़ाने का मुतालबा किया गया। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों से जैमर वाली गाड़ियां और बुलेट प्रूफ व्हीकल फराहम करने की दरख्वास्त की और कहा कि उनके काफिले से जैमर गाड़ी 6 महीने पहले ही मरम्मत के लिए हटा दी गई, लेकिन अब तक वापस नहीं मिली। उनका यह भी कहना है कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए उनकी हिफाजत का जायजा लेना जरूरी है, खासतौर पर जब वो अक्सर दूर दराज और हसास इलाकों का दौरा करते हैं। जम्मू और कश्मीर के वजीर बराए खुराक, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर सतीश शर्मा की जानिब से कहा गया कि इलाके में तकरीबन 21 दिन के लिए फ्यूल और जरूरी अशिया का जखीरा मौजूद है। उन्होंने ऐलान किया है कि अवाम की सहूलियात के लिए मिट्टी का तेल यानी केरोसिन की फराहमी दोबारा शुरू कर दी गई है। वजीर ने तनबीह की है कि जो लोग कालाबाजारी या मुनाफाखोरी में मुलविस पाए गए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में हाल ही की स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान ही वोटर लिस्ट में 1,60,974 नए वोट शामिल किए गए, जबकि 67,690 नाम डिलीट किए गए और 2,29,920 एंट्रीज में दुरुस्तगी की गई है। जिला जम्मू में सबसे ज्यादा वोटर जहां पर 11,99,555 दर्ज किए गए, जबकि श्रीनगर और बारामुल्ला भी वोटर तादाद के हवाले से ऊपर रहा। डेटा के मुताबिक डुप्लीकेट और शिफ्टेड एंट्रीज को हटाकर वोटर लिस्ट को ज्यादा शफाफ और दुरुस्त बनाने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की जानिब से कहा गया कि ईद उल फितर और शब कदर के मौके पर तमाम मज़ारात और इबादतगाहों में ज़रूरी इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया के ताउन से ज़ायरीन और नमाजियों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि लोग पुरसकून माहौल में अपनी इबादत अदा कर सकें। जम्मू कश्मीर के महकमा खजाना ने तमाम सरकारी इदारों को हिदायत दी है कि बिजली के बकाया बिल्स की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। महकमा ने तनबीह कर दी है कि देर से अदायगी की वजह से लेट पेमेंट सरचार्ज और जुर्माने बढ़ रहे हैं, जिससे कि सरकारी खजाने पर गैर जरूरी बोझ पड़ रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से पूरे दिन का वॉकआउट किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उस फैसले पर एहतजाज किया जिसमें कि नंदिनी चक्रवर्ती समेत रियासत के चंद आला अफसरान को असेंबली इलेक्शन का स्केड्यूल ऐलान होने के चंद घंटों बाद हटा दिया गया। पार्टी के एमपी डेरेक ओब्रायन की जानिब से कहा गया कि रात के वक्त की किस्म की तब्दीली इससे इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर सवाल खड़े होते हैं, इसलिए उनकी पार्टी ने एहतजाजन वॉकआउट किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से लोकसभा में 0 आवर के दौरान मुल्क में एलपीजी की फराहमी के मसले को उठाते हुए कहा गया कि वेस्ट एशिया तनाव की वजह से मिडिल क्लास रेस्टोरेंट्स और होटल मुतासिर हो रहे हैं और गैर की दस्तयाबी की वजह से ही और कीमतों का मसला संगीन होता जा रहा है। इस पर जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हुकूमत के मुताबिक एलपीजी की कोई कमी नहीं है और एलओपी को 0 आवर के कवायद के मुताबिक मुख्तसर गुफ्तगू करनी चाहिए। और हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर की जानिब से आर्मेनिया की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने ईरान से 550 से जायद हिंदुस्तानी शहरियों के महफूज इनखला में मदद की। ज्यादातर तलबा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते थे जो कि मुख्तलिफ ईरानियन यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे थे और जंग जैसी सूरत हाल की वजह से फंस गए थे। ये तलबा जमीनी सफर के जरिए ही आर्मेनिया पहुंच कर वहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के रास्ते हिंदुस्तान वापस लौट रहे हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।